हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो पर्टिकुलर पोर्शन था सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हमने किया था। तो हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या एक कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो दो तरह के देखे थे हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका हार्डवेयर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करते हैं, ठीक है। नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होने से या नहीं होने से सिस्टम की बेसिक वर्किंग पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यह 3 मेजर प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कि हम लोग देखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम बात कर रहे हैं, तो वापस एक रिवाइज कर लेते हैं कि ये स्पेसिफिक टास्क करता है या स्पेसिफिक एक वर्क करता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करने वाला है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, जैसे नो। फिर हम बात करें अगर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की, जैसे एडोब फोटोशॉप, तो ये इमेज को या छोटे से वीडियो को ऊपर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर है। हम लोग एडोब को यूज करते हुए कॉलिंग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बने हुए। तो सॉरी, तो जितने भी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर जब हम लोग देखते हैं तो ये कुछ सॉफ्टवेयर एक बंच होकर एक साथ में आते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, है ना। अब MS ऑफिस में MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, और भी बहुत सी एप्लीकेशन होती है, ग्रुप होता है, आउटलुक होता है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, तो कुछ सॉफ्टवेयर तो इंडिविजुअल आते हैं, कुछ पैकेज के फॉर्म में आते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज की फॉर्म में आते हैं उनको पैकेज सॉफ्टवेयर या सूट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यस, जैसे कि MS ऑफिस, तो ये एक सूट सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप के भी सूट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर फोटोशॉप प्रोफेशनल, है ना, एडोब रीडर भी आ जाता है। तो छोटे छोटे सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये है मेजरली हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग आम जिंदगी में काम में लेते हैं। अगर हम लोग उसको देखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक काम करते हैं वो काम क्या हो सकता है ना, तो उनके वर्क करने के अकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि म्यूजिक या ऑडियो या वीडियो पर वर्क करते हैं उनको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे कि VLC प्लेयर, है ना, और कोई भी प्लेयर, ये होते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली इमेज के ऊपर काम करते हैं या ऑडियो के ऊपर काम करते हैं या वीडियो के ऊपर काम करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट और नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है, उनको हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ब्राउज़र। तो ब्राउज़र एक इंटरनेट और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि विदाउट ब्राउज़र, एनी ब्राउज़र, वी कैन नॉट एक्सेस द वेब सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम वी हैव डाउनलोड मैनेजर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये भी इंटरनेट से जो मूवीज़ या गाने या जो फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं उनको ये मेंटेन करते हैं। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका कहीं ना कहीं नेटवर्क से या इंटरनेट से कोई ना कोई ताल्लुकात है, कोई ना कोई कनेक्शंस है, वो हमारे कहलाते हैं इंटरनेटवर्क। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशंस, है ना, हमारे मोबाइल में भी आते हैं क्लीनअप। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे डिस्क में से जो एडिशनल या जो आप कह सकते हो जो एक्स्ट्रा जो फाइल्स होती है जो कि यूजलेस है, उनको ये रिमूव कर देता है। और भी ऐसे काफ़ी टाइप्स हो सकते हैं। तो मेजरली ये 3 टाइप होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो यही था ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद में हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा।
वो है कंप्यूटर जनरेशन्स। ये जो कंप्यूटर जनरेशन्स हैं ये हम लोग डिसाइड करेंगे या इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि किस जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते थे और उनका क्या क्या यूज़ होता था। तो कंप्यूटर जनरेशन की शुरुआत 1946 से होती है। 1946 से पहले वो कहलाता है एंसेंट कंप्यूटर। तो कुछ कंप्यूटर जो थे वो 1946 से पहले भी बन चुके थे, जैसे कि मिस्टर चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था वो 1946 से पहले बन चुका था 1837 में। तो ये 1946 में किस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? तो 1946 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे। उससे पहले जो थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, तो हम उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं उन कंप्यूटर की हिस्ट्री जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स इन नेचर। तो 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बनाया गया था। वहीं से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत होती है। और ये जो जनरेशन का गैप है कि कौन सी जनरेशन कितनी बड़ी रहेगी ये कोई फिक्स नहीं होता और ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा होता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल है कि सर ये जो टाइमलाइन रहती है, गाइडलाइन रहती है, ये जैसे 1946 से लेकर 59 मैंने लिखी है, तो सर किसी बुक में कुछ और दे रखी है। तो आप जैसे नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत वेरी दिखेंगे। तो ये नॉट बिग इशू, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जो गाइडलाइन आपको दी है वो हमने स्टैंडर्ड बुक से फॉलो की है, तो इट्स ओके, है ना। मेजरली ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या थे जो कंप्यूटर बनाने के लिए काम में लेते थे। ठीक है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें जो मेन कंपोनेंट है जिससे कंप्यूटर बनाते थे वो है वैक्यूम ट्यूब। इस चीज़ से ही हमारा कंप्यूटर, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू, कंप्यूटर का मेन पोर्शन जिसमें एलयू सीपीयू होते हैं, तो सीपीयू को टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये साइज में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी होती है और जो इक्विपमेंट जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उतना ही गर्म होगा। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो देते हैं, करेक्ट। और जो जितना ज़्यादा गर्म होता है वो उतना ही अनरिलायबल होता है, ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, और वर्किंग भी फास्ट नहीं कर पाता। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थी। अब हम बात करते हैं कि जो मेमोरी है, जो हम बात करते हैं अभी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आजकल टाइम, उस समय जो होती थी वो कितनी होती थी? वो होती थी 20 बाइट्स। आजकल तो जीबी में आती है। पहले 20 बाइट्स की मेमोरी होती थी जिसकी स्पीड थी 5 Mbps। और इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड माउस नहीं थे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे पंच कार्ड। यस, और अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो आपको मशीन लैंग्वेज पता होनी चाहिए थी। तो आपको जो प्रोग्राम हम लोग लिखते थे वो मशीन लैंग्वेज में होते थे, तो आपको सब कुछ मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड करता था। मशीन लैंग्वेज बोले तो 01 वाले लैंग्वेज। तो ये तो थी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की कुछ बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस थे। तो इसकी गाइडलाइन जो टाइमलाइन है वो है 59 से लेकर 65। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़े से फास्ट थे, करेक्ट है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है, यस, वो कौन सा है? तो एक मिनट, शायद इसमें लिखा नहीं है। तो सेकेंड जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। शायद लिखा नहीं, तो आप लिख लीजिएगा इसमें। तो सेकंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। उसी तरह से सेकंड जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। अब जो ट्रांजिस्टर है ये साइज में वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा होता था। यस, ये करीबन 100 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक वेरी करते थे। तो बहुत छोटी साइज़ थी। क्योंकि साइज़ बहुत छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो गई। कंप्यूटर साइज़ छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसको कम पावर चाहिए थी। कम पावर चाहिए तो कम हीट प्रोड्यूस होती है।
हीट कम प्रोड्यूस होती है तो कंप्यूटर रिलायबल होता है। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल थे। यस, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेस हीट प्रोड्यूस होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, है ना, और लेस पावर रिक्वायर्ड है, क्योंकि पावर भी लेस है, सब कुछ है, तो लेस एक्सपेंसिव भी थे। तो कुल मिलाकर दे आर बेटर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगेन अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट की, तो वहाँ कीबोर्ड माउस नहीं थे, अभी भी हम लोग पंच कार्ड का यूज ही कर रहे थे। मेमोरी की जो साइज़ थी वो 20 से 32 MB तक, 32 बाइट तक पहुँच गई। यस, और स्पीड 10 Mbps तक। तो यही सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की प्रॉपर्टी थी, और जो मेन कंपोनेंट था उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि वैक्यूम ट्यूब का ही एक छोटा सा रूप है ट्रांजिस्टर, है ना। और ये बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट वर्किंग है ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा कीबोर्ड से ऐसे लिख पा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा ना। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड के अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर से भी छोटा, आप ये कर सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटे आने लगे। तो पूरा का पूरा सर्किट हमने छोटी सी सर्किट में बदल दिया, और इस सर्किट को हमने नाम दिया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC टेक्नोलॉजी यूज आ गई। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब जो कि बहुत बड़े थे, देन ट्रांजिस्टर, देन उससे छोटे। अब IC तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। IC की वजह से ही पर्सनल कंप्यूटर की जो साइज़ होती है ना, वो हमें मिल पाई। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये बहुत पावरफुल होते थे, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती थी, और स्मॉलर इन साइज़। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन कंपोनेंट है जिससे हम लोग CPU और मदरबोर्ड बनाते थे, वो हमने IC से बनाने लग गए। करेक्ट है। तो यही हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट था। तो ऐसे कंप्यूटर जो IC से बनते थे, उनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस भी बहुत लोअर थी सेकेंड जनरेशन से। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर थे, ये हमारे पर्सनल यूज़ या बिजनेस यूज़ या साइंटिफिक पर्पस के लिए काम आने लगे हैं। और हमने यहाँ पर स्टोरेज भी यूज़ कर ली, और वो स्टोरेज थी डिस्क। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह वगैरह। तो रिलायबिलिटी हम बात करते हैं, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितना टिकाऊ है, क्योंकि इसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है, तो ये बहुत टिकाऊ है। तो मोर रिलायबल हम लोग कह सकते हैं। हीट प्रोडक्शन बहुत कम होता है इसमें। ठीक है। और इन कंप्यूटर को इसलिए हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर यूज आने लग गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे बेसिक कंट्रोल, हार्डवेयर के कंट्रोल को करता है। इस समय जो लैंग्वेजेस थी, जो इस जनरेशन में अवेलेबल थी, वो है फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल, बेसिक्स। करेक्ट। तो ये थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं कि लास्ट जनरेशन। वैसे तो ये लास्ट नहीं है, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लास्ट है, लेकिन अभी तक हम लोग फोर्थ जनरेशन में है। फिफ्थ जनरेशन में अभी तक हमने मूव नहीं किया। तो फिफ्थ जनरेशन बन चुकी है। फिफ्थ जनरेशन में AI मेन कंपोनेंट होता है, बट अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंट चल रही है वो है हमारे पास में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में हमने IC को रिप्लेस किया एक टेक्नोलॉजी से जिसका नाम है VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। तो ये IC को और भी छोटे कर देने की टेक्निक है। ये इतना छोटा कर देता है कंप्यूटर की साइज को कि एक कंप्यूटर को एक हथेली में उठाया जा सकता है, जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल। तो ये VLSI टेक्नोलॉजी है जिस कारण बहुत बड़ा कंप्यूटर जो हजारों मीटर तक हो सकता था, वो अब कन्वर्ट होकर हमारे हथेली के हाथ साइज का रह गया। तो ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर
जनरली हम जो देखते हैं हमारे पास में जो अवेलेबल है, मोबाइल, कैलकुलेटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स एक्सेट्रा, ये सब 4th जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसमें स्टोरेज भी अच्छी होती है, जीबी तक आती है, मेमोरी भी जीबी तक पहुंच चुकी है, हीट की कोई इशू नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग रफली यूज़ करते हैं, हीट का भी कोई इशू नहीं है। रिलायबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है। इसमें जो सीपीयू होता है उनकी साइज़ बहुत छोटी हो चुकी है, तो इसलिए उसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं सीपीयू को। तो इसमें सबसे मेजर जो 4th जनरेशन में हमें मिलता है एडवांटेज, वो है नेटवर्किंग। हम लोग लैन, मैन, वैन जैसी चीज़ें बनाना शुरू कर चुके हैं और आजकल हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। तो ये है हमारे टोटल 4 जनरेशन्स। अभी हमारे पास 4th जनरेशन चल रही है। 5th जनरेशन में एआई और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, वीआर जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। तो जैसे ही हम 5th जनरेशन में पहुंचेंगे तो हम लोग 6th जनरेशन में काम करना शुरू कर देंगे। तो अभी हम लोग 4th जनरेशन में है और 5th जनरेशन पर काम कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, हमारे एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हमारा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन की, डाटा की, कि डाटा को डिजिटल किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसके अंदर जो मेजरली हम लोग पढ़ते हैं वो है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।